नमस्कार। जैसे कि पहले हमने आप लोगों को सूक्ष्मजीवों के संसार के बारे में बताया था और सूक्ष्मजीवों के संसार में आप लोगों को शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को वायरस के बारे में बताएंगे। वायरस शब्द की उत्पत्ति वायरम शब्द से हुई है। वायरम अर्थात विष, ऐसा कण जो हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में रोग उत्पन्न कर दे या हमारे शरीर को क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उसे हम वायरस कहते हैं। वायरस जीवित और मृत दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं में परजीव के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उसमें वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अकोशिकीय परसूक्ष्मदर्शी अर्थात बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। मात्र प्रोटीन के खोल के अंदर एक केंद्रकीय अम्ल के द्वारा बनी रचना होती है। केंद्रकीय अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए, जो केवल जीवित कोशिका में ही जनन कर सकता है। जीवित कोशिका के बाहर एक रासायनिक अणु है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब लेकिन जीवित कोशिका में पहुंच जाता है तब वो अपना वृद्धि, गुणन, प्रजनन सारे कार्य करता है वो, और रोग उत्पन्न करता है। 1892 में इवानोव्स्की ने वायरस की खोज तंबाकू के चितकबरा रोग से ग्रसित पौधे में किया था, अर्थात वायरस या विषाणु खोज इवानोव्स्की द्वारा किया गया था। वैसे पहले भी उसके बारे में जाना गया था, लेकिन सबसे पहले देखा इवानोव्स्की ने ही। विषाणु जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा कोशिका को रोग ग्रसित कर सकते हैं। जितने भी विषाणु होते हैं उसमें या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते। डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। जैसे हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है और डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ये खास बात होती है कि उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए पाया जाता है, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। पादप विषाणु में अधिकांशतः आरएनए पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं जिनमें डीएनए भी पाया जाता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, लेकिन जंतु विषाणु में हमेशा डीएनए पाए जाते हैं। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद हैं जिसमें आरएनए पाया जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि विषाणु जो है जीवित और मृत दोनों की बीच की कड़ी है, अर्थात इसमें जीवित जीवों के जैसे भी लक्षण होते हैं और मृत जीवों के लक्षण भी होते हैं। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह एक निर्जीव का लक्षण है। निर्जीव को ही क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। विषाणु जीवित कोशिका को मृत कर सकते हैं परंतु मृत कोशिका में नहीं रह सकते, अतः विषाणु जो है मृतोपजीवी नहीं होते। जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ ये मृत पदार्थ पे उग जाते हैं, लेकिन विषाणु मृत पदार्थ पे नहीं रह सकते। जब तक कोशिका जीवित है तब तक उसमें रहेंगे। जैसे ही कोशिका मृत हो जाएगी उसमें वो एक रासायनिक अणु के रूप में रहेंगे और उससे बाहर निकल जाते हैं किसी भी माध्यम से। विषाणु एक निश्चित जाति को ही संक्रमित कर सकता है, सभी को संक्रमित नहीं करता, अर्थात एक स्पेसिफिक या एक विशेष जाति को ही संक्रमित करता है। एक विशेष प्रकार का वायरस एक विशेष प्रकार के जीव को ही संक्रमित करेगा। सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित करने का गुण उनमें नहीं पाया जाता। संक्रमण के समय इनका खोल बाहर रह जाता है। केवल डीएनए या आरएनए ही पोषक कोशिका के अंदर पहुंचता है। पोषक कोशिका अर्थात जिसको इन्फेक्ट करता है या जिनको संक्रमित करता है। इनका संक्रमण खांसने, छींकने, रक्त आदान मतलब किसी से ब्लड लेने से, संक्रमित सिरिंज के उपयोग करने से होता है, या किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट, भौतिक संपर्क के द्वारा भी यह फैल सकता है। विषाणु पौधे और जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में भी ये रोग उत्पन्न करता है, जैसे एड्स, पोलियो, रेबीज, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। विषाणु रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है और गंगा नदी में पनपने वाले जीवाणुओं को नष्ट करके
नदी के जल को सालों साल तक स्वच्छ रखता है। अर्थात हम जब भी गंगा नदी के पानी को एक सीसी में ला के रख देते हैं तो वो सालों साल सुरक्षित रह जाता है, बल्कि इसके जगह हम लोग साधारण पानी को रखेंगे तो वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस जो है एक स्पेसिफिक प्रकार के बैक्टीरिया को आसानी से नष्ट कर देता है और पानी स्वच्छ रहता है। इसलिए गंगा नदी पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। आइए देखते हैं अब विषाणु का संरचना कैसे होता है। तो इस चित्र में देखिए गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये गोल गोल संरचना दिख रहा है, ये कहलाता है इनवेलप प्रोटीन। इनवेलप प्रोटीन मतलब खोल, खोल के बाहर जो प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो है इनवेलप, इनवेलप मतलब जो उसका बाहरी आकृति होता है वो कहलाता है। और ये है उसका मुख्य पदार्थ जिसको बोलते हैं वायरल जीनोम, जो कि है डीएनए या आरएनए। या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा। पौधों में आरएनए पाया जाता है और जंतुओं में डीएनए, मतलब जंतु वायरस में डीएनए पाया जाएगा और पादप वायरस में आरएनए पाया जाएगा। और ये उसका कवरिंग है, न्यूक्लियोकैप्सिड जिसको बोलते हैं। और ये वायरल इंटेगुमेंट, जब वायरस किसी जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये जो खोल है पूरा बाहर रह जाता है, मात्र यही वाला भाग जीव के शरीर में प्रवेश करता है। और जीव के शरीर में प्रवेश करके उसके ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड में शामिल होने के बाद उसके कोशिकाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। वो उन कोशिकाओं पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है और वो अपने अनुसार काम करवाने लग जाता है, अर्थात उसके डीएनए को अपने कब्जे में ले लेता है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है वायरस का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद हो सके तो सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वायरस के बारे में जानकारी एकत्र करें, ताकि परीक्षा में उसको आसानी से लिख सके या उसके बारे में जान सके। धन्यवाद।